अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर। हमारे चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुरक्षा करना हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर आपको कंट्रोल कैसे कैसे लगाना है, कंट्रोल के क्या क्या प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ कंट्रोल लगेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके आपको बहुत ही माइक्रो लेवल तक जाके आपको कंट्रोल लगाना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के बारे में अपनी चर्चा करता है। कंट्रोल क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनी रहे आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कंट्रोल का मुख्य रूप से ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो कंट्रोल का मुख्य रूप से ये ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के आने से इंटरनल कंट्रोल पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आप जान सकते हो कि कंप्यूटर आने के बाद इंटरनल कंट्रोल पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। ठीक है, अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल की बात जैसे ही आती है तो आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वर्ड याद आता होगा कि इंटरनल कंट्रोल में जैसे बैंक का आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे तो देखोगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी उसमें किस तरीके से की गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल में एक पॉइंट तो अभी आपको पता चल गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। एक पॉइंट हो सकता है आपका पर्सनल, जो लोग होते हैं पहले आपके उतने स्किल्ड वाले नहीं चाहिए होते थे, पर्सनल जो होते हैं अब IT स्किल्ड वाले आपको चाहिए ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली कर सके। अदरवाइज जो होगा कहीं ना कहीं रिस्क आने का चांस रहेगा। उसके बाद ऑथराइजेशन प्रोसीजर में चेंज आया। मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि वाउचर को बार बार जाकर आप सीनियर ऑफिसर से ऑथराइजेशन लेते थे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में अब सिस्टम से क्या होता है कि एक रेंज डिसाइड किया जाता है और एक ही बार में ऑथराइजेशन जो है दे दिया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग में भी आपका अंतर आ गया। इंटरनल कंट्रोल का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, मतलब मैनुअल सिस्टम में क्या करते थे, अलग अलग ब्रांचेस या ऑफिसेस में क्या होता था, रिकॉर्ड अपना अपना मेंटेन होता था, लेकिन अभी सेंट्रलाइज सिस्टम पर फोकस किया जाता है। हर एक ब्रांच का रिकॉर्ड जो है इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसके बाद जो मैनेजमेंट एंड सुपरविजन का तरीका बदला। ठीक है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने का तरीका बदला, तो ये सारी चीज़ें कुछ बदली। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑन इंटरनल कंट्रोल, ये तो रही हमारे एक डिस्कशन करने का मुद्दा। लेकिन यहाँ पर अगर स्टडी मेटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टडी मेटेरियल में पॉइंट में इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मेमोरी टेक्निक क्या है, पैसा पर कम और गॉड पर ज़्यादा, यानी कि भगवान पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, अब पैसा पर कम, राम पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो है कंसंट्रेशन बना रहेगा। पैसों के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई मत करो। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बना हुआ रहेगा और आपके जो है परफॉर्मेंस जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अपने परफॉर्मेंस को किसी के साथ कंपेयर मत करो और अपने काम को दूसरे पर मत थोपो, डेलीगेशन मत करो। ठीक है, डेलीगेट मत करो। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत करो। तो ये सारे इम्पैक्ट हो गए इंटरनल कंट्रोल पे। अब हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपका सारा पॉइंट है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के आपके अकॉर्डिंग सारा पॉइंट है। तो पी का मतलब क्या हो गया, पर्सनल हो गया। पर्सनल का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। पहले क्या होता था, पर्सनल का जो स्किल और जो ट्रस्टवर्थी पर्सन देखते थे उसका आप क्राइटेरिया बदल गया। अभी आपका जो है कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो उस व्यक्ति पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, भले वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो। तो पर्सनल जो होगा वो कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्थी सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है आपका। दूसरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इंटरनल कंट्रोल की बात जैसे ही बात आती है आपको ड्यूटी जो है सेग्रीगेशन की बात आई तो ट्रेडिशनल सिस्टम में अलग था तरीका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का, और कंप्यूटराइज सिस्टम में वो जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का तरीका होता है वो अलग हो गया। मतलब मैनुअल सिस्टम से कंपेयर करके आपको लिखना और एक एक दो लाइन लिखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इन केस अगर आपसे पूछा जाता है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। उसके बाद जो होता है ऑथराइजेशन प्रोसीजर जो होता है वो बदल गया। ए से ऑथराइजेशन प्रोसीजर, पहले बार बार जाके मैनुअल सिस्टम में साइन लेना पड़ता था, पर एक अभी रेंज के हिसाब से जो सिस्टम फाइल और मास्टर फाइल में जो आपका मतलब जो आपका मेन फाइल होता है, रेफरेंस फाइल जिसको बोलते हैं, रेफरेंस फाइल में ही आपका ऑथराइजेशन रहता है। जैसे कि डिस्काउंट का परसेंटेज रहता है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे 2%, या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट रहता है। अगर 100 से लेके मतलब 300 तक खरीदेगा तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर 301 से लेकर 700 तक खरीदेगा तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से
जो है वो आपका कहाँ पे होता है, रेफरेंस फाइल में होता है। तो ये रेंज का ऑथराइजेशन पहले ही मिल जाता है, सिस्टम में फीड कर दिया जाता है और सिस्टम अकॉर्डिंगली वो आप इस लेवल के ज़्यादा जो है वो अगर डिस्काउंट देना चाहोगे या इससे कम, तो सिस्टम अपने आप जो है रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से। उसके बाद जो है राम का मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, जो एडिक्वेसी या फिर वॉल्यूम या लिखने का तरीका, रखने का तरीका, वो सारे बदल गए। इंटरनल कंट्रोल में आपका रिकॉर्ड भी आ गया एक, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब क्या हो गया कि एसेट्स, एसेट्स पर जो है फिजिकल कंट्रोल करने का तरीका जो है बदल गया कंप्यूटर के आने से, ठीक है। कैसे कैसे बदल गया, एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि हाँ तरीके बदल गए, ठीक है। और मैनुअल सिस्टम से कंपेयर कर देना है एक लाइन में। उसके बाद मैनेजमेंट का सुपरविजन करने का तरीका बदल गया, मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो पहले क्या करता था, वो पहले आपका जो खुद से जा कर सुपरविजन करता था। अभी क्या होता है कि कंप्यूटर से सारी चीज़ मैनेज होती है, खासकर ERP वगैरह सब सॉफ्टवेयर वगैरह सब आ गया, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, राम पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये कॉन्सेंट्रेट अभी आपके जो नवंबर 16 में जो स्टडी मेटल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, आपका जनवरी 2016 वाला एडिशन या फिर उसके बाद वाला एडिशन, तो ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन पहले वाली स्टडी मेटल में ये कॉन्सेंट्रेट करके पॉइंट था, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपको ध्यान देना है, एक फाइल होता है ट्रांजेक्शन फाइल, जिसमें आपका लॉग मेंटेन होता है, जैसे बिग बाजार में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करोगे लॉग मेंटेन होते रहता है। उसी के अकॉर्डिंग जो होता है आपका मास्टर फाइल अपडेट हो जाता है। जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन फाइल होगा उसी ऑर्डर में मास्टर फाइल जो है वो अपडेट होगा। मास्टर फाइल मेन फाइल होता है, ठीक है। और ये जो है जैसे जैसे ट्रांजेक्शन अकर होते जाएगा वैसे वैसे लॉग मेंटेन करते रहता है। तो ट्रांजेक्शन फाइल से मास्टर फाइल जो होता है वो अपडेट करने का जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको अपडेट करने का सिस्टम होता है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है आज के डेट में इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस, हर एक किसी का परफॉर्मेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट चेक किया जाता है, हर एक किसी का चेक किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ओवरऑल टीम का ही परफॉर्मेंस आप देखोगे, क्योंकि कंप्यूटर के आने से आप हर किसी का परफॉर्मेंस इजीली जज कर सकते हो। उसके बाद बोलते हैं कंपेयर, तो आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन में आप कंपेयर करते हो रिकॉर्ड्स का और एक्चुअल एसेट्स का, ठीक है, एसेट्स की अकाउंटेबिलिटी, तो वो कंपेयर हो गया। उसके बाद बोलता है कि डेलीगेशन, तो डेलीगेशन जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो डिलीगेट करने पर क्या होगा, किस तरह से जो है वो सिस्टम बदल गया, मैनुअल सिस्टम से कैसे कैसे अलग हो गया। मैनुअल सिस्टम में जो है प्रॉपरली जो है ऑथराइज साइन लेकर डेलीगेट किया जाता था, रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म उतना क्लियर नहीं था। लेकिन कंप्यूटराइज आने से क्या हो गया, शाम तक जो है वो आपको रिपोर्ट देना है तो देना है, और उसके बाद जो है रिपोर्ट बनाकर मेल बनाकर स्टाफ भेज देते हैं। तो पैसा पर कम, राम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, उससे परफॉर्मेंस बना रहेगा। अपने परफॉर्मेंस को किसी के साथ कंपेयर मत करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट मत करो। ये इम्पैक्ट हो गया है आपका कंप्यूटर के आने से इंटरनल कंट्रोल पे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने, उम्मीद आप स्टडी मटेरियल से एक बार इसको रीड करोगे। पी से आपका क्या हो गया, पर्सनल हो गया। एस से क्या हो गया, आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो गया। स्टडी मटेरियल में जो पॉइंट है वो याद रखने आपके लिए काफ़ी जरूरी होते हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखना है और उसको जो है 1 या 2 लाइन में सही दिशा में एग्जाम में डील करना है। ज़्यादा लिखने के चक्कर में इसका में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो कम लिखना है और स्वीट लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना है, परफेक्ट लिखना है, ठीक है। तो पर्सनल आपका हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो गया, उसके बाद ऑथराइजेशन प्रोसीजर हो गया। उसके बाद जो है आर का मतलब रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स की एडिक्वेसी हो गया, जिसको वॉल्यूम बोलते हो। ए का मतलब जो होता है एसेट्स, ए का मतलब जो होता है एसेट्स रखने का तरीका, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एम का मतलब मैनेजमेंट सुपरविजन की एडिक्वेसी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट का मतलब ट्रांजेक्शन फाइल से मास्टर फाइल को अपडेट करने वाले प्रोग्राम पर कॉन्सेंट्रेट। परफॉर्मेंस से हर किसी के परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंट चेक करना है। कंपेयर का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल वेरिफिकेशन में जो आप कंपेयर करने के लिए जाते हो एक्चुअल एसेट्स के, उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने का तरीका बदल गया। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट डेलीगेट करती है तो उसमें गवर्नेंस करना जरूरी है, गवर्नेंस का तरीका बदल गया। तो इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि साइबर फ्रॉड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल में बैक साइड में दी गई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन साइबर फ्रॉड नहीं है, साइबर फ्रॉड थर्ड क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हाट आर स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशन इन ए कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। कौन कौन से स्पेशल जो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में क्या क्या स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशन आप करोगे, ठीक है। तो कुछ क्रिटिकल कंसिडरेशन करोगे, क्रिटिकल कंट्रोल पर कंसिडर करोगे, कौन कौन से कंप्यूटराइज सिस्टम में कौन कौन से कंट्रोल पे आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। तो पहला वाला आपका पॉइंट आता है कि आपका सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, क्या क्या कंसिडर करना है उसके बारे में। इसको हम एक कहानी से ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नवंबर 14 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नवंबर 14 में आया था स्टडी मटेरियल के आपके स्टार्टिंग में ही कुछ टॉपिक के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है
ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आईएस कंट्रोल करके, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल करके एक टॉपिक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। उसी में एक जगह दिया गया है कि कंप्यूटराइज वातावरण में, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कुछ क्रिटिकल कंट्रोल जो होते हैं वो लैकिंग रह जाते हैं, कुछ क्रिटिकल कंट्रोल जो है वो लैकिंग रह जाते हैं कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में, तो उस पर स्पेशल कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। ये नवंबर 14 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक मैनेजर था, उस मैनेजर का क्या नाम था? पोपट लाल, ठीक है। तो वो पोपट लाल जो होता था वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी थी। तो वो पोपट लाल मैनेजर की, जो एक मैनेजर था पोपट लाल उसका नाम था, उसकी समझ की थोड़ी कमी थी, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी थी। इसीलिए वो क्या किया, कंप्यूटर के फ्रेम के अंदर चला गया। कहाँ पर चला गया? कंप्यूटर के फ्रेम के अंदर चला गया, ठीक है। ऑफिस आवर जब था उस वक्त कंप्यूटर के फ्रेम के अंदर, मान लो यहाँ पर एक दरवाजा है, उसके अंदर से वो घुस गया अंदर में, ठीक है। और उसके बाद अंदर से वो बंद हो गया, ठीक है। तो अंदर से क्या हो गया? वो बंद हो गया। बहुत दिन हो गए, ठीक है। कुछ दिनों के बाद मतलब सब ऑफिस बंद हो गया, छुट्टियां हो गई, ठीक है। बेचारा अंदर में ही बंद रह गया और अंदर में उसको कुछ खाने पीने को मिला नहीं, तो बेचारा बहुत वीक हो गया, बहुत ही वीक हो गया। उसके पास अगर नॉलेज होता और अवेयरनेस होती तो इतनी जो मतलब आपको उसको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, और कुछ कंट्रोल फीचर्स का उसको अगर पता होता, ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करता और कंप्यूटर फ्रेम के अंदर में बंद नहीं होता, कंप्यूटर फ्रेम के अंदर में बंद नहीं होता और वो बाहर निकल आता अगर बंद भी हो जाता तो ये आपके पोपट लाल की कहानी है। स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशन, उसके पास कुछ क्रिटिकल कंट्रोल की लैकिंग थी, इसकी वजह से उसको स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशन पर ध्यान देना है। इस तरह से जो है यहाँ पर मेन होता है कि आपके कंप्यूटर लगा तो लिया, लेकिन जो है उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है मैनेजमेंट को, सारी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को आती है, ठीक है। कंट्रोल वगैरह सब वीक नहीं होता है, नॉलेज वीक नहीं होता, टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस लगा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सारी कहानियों को हम लोग एक बार एसोसिएट करते हैं एसोसिएशन मेथड से। पहली बात मैंने आपको बोली कि मैनेजर को क्या था, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, मैनेजर को अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। तो कंप्यूटर के सारे रिस्क और कंट्रोल जो होते हैं वो मैनेजर नहीं समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है तो सारे रिस्क और कंट्रोल को मैनेजर क्या करता है, नहीं समझ पाता है। उसके बाद जो होता है फ्रेम, फ्रेम का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर फ्रेम में बंद हो गया, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी इसलिए फ्रेम में बंद हो गया। तो आपका जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, कंट्रोल का फ्रेमवर्क जो होता है वो इनएडिक्वेट रहता है या अब्सेंस रहता है, फ्रेमवर्क, ठीक है, वो क्या रहता है, इनएडिक्वेट रहता है या होता ही नहीं, एब्सेंस रहता है। तो एब्सेंस या इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क, कंप्यूटर फ्रेम में बंद हो गया, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, तो अब अंदर बंद हो गया तो वो बहुत वीक हो गया, अंदर में बंद होने के बाद वो बहुत वीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है कि आपका एब्सेंस या वीकनेस ऑफ जनरल कंट्रोल एंड आईएस कंट्रोल, वीक होता है जनरल कंट्रोल एंड आईएस कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, जनरल कंट्रोल और आईएस कंट्रोल काफ़ी वीक होता है। चौथी बात होती है कि आपका जो है उसको नॉलेज एंड अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज एंड अवेयरनेस नहीं था। तो अगर उसके पास नॉलेज एंड अवेयरनेस होता तो आप क्या कर सकते थे, मतलब वो बाहर निकल सकता था। तो स्टाफ और बिजनेस यूज़र को क्या होता है, किसको, स्टाफ और बिजनेस यूज़र को, एंड यूज़र्स को, ठीक है, नॉलेज और अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। ये भी आपका क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग हो जाता है कि भाई उसको नॉलेज नहीं मिल पाता है। उसके बाद होता है कि आपका क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इम्प्लीमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब जिस तरह का आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी वातावरण में आप कंट्रोल कहाँ कहाँ पर लगाना है उसका आपको पता नहीं चल पाता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फ्रेमवर्क, ठीक है, इनएडिक्वेट या फिर अप्रोप्रिएट रह जाता है, जनरल कंट्रोल और आईएस कंट्रोल वीक रह जाता है, नॉलेज और अवेयरनेस की कमी होती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्टाफ और बिजनेस यूज़र के बीच जो होता है वो नॉलेज और अवेयरनेस नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से आपका नॉलेज अवेयरनेस नहीं हो पाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी के कारण कंट्रोल फीचर की कमी होती है, ठीक है, तो आपको हाई टेक्नोलॉजी के कारण कंट्रोल फीचर्स की कमी होती है। तो छठा पॉइंट आपका क्या हो गया, लैक ऑफ कंट्रोल फीचर, कंट्रोल जैसा फीचर्स का चाहिए वैसा आप लगा नहीं पाते हो। तो कंट्रोल में क्या होता है, आपका जिस फीचर्स का चाहिए वो आप लगा नहीं पाते हो। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या सिक्योरिटी, आपका टेक्नोलॉजी जो होता है वो सही नहीं हो पाता है। तो टेक्नोलॉजी, एक में तो बोला गया कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपने हाई लगा लिया,
दूसरा होता है कि हाई लगा ले टेक्नोलॉजी, उस पर इस हिसाब से कंट्रोल नहीं लगा पाए। दूसरे में बोला क्या कि टेक्नोलॉजी जो होती है वही सही नहीं लगाया, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी ही सही नहीं लगाया तो उसको आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव करके जो टॉपिक है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में ये टॉपिक जो है वो करके दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या जाना कि क्या क्या स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशन जो होते हैं वो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में लैकिंग रह जाते हैं। तो कंप्यूटर के सारे रिस्क एंड कंट्रोल को मैनेजर क्या करता है, नहीं समझ पाता है। इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क रह जाता है या एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क रह जाता है। वीक यानी कि क्या हो गया था, वो वीक हो गया था। तो एब्सेंस या वीकनेस ऑफ जनरल कंट्रोल एंड आईएस कंट्रोल। नॉलेज एंड अवेयरनेस की कमी है, स्टाफ एंड बिजनेस यूजर के बीच में नॉलेज एंड अवेयरनेस की कमी रह जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी वातावरण में कंट्रोल कहाँ कहाँ पर लगाना है उसका पता नहीं चल पाता है। लैक ऑफ कंट्रोल फीचर्स, हाई टेक्नोलॉजी के कारण जो होता है कंट्रोल फीचर्स जो होते हैं उसकी कमी रह जाती है। टेक्नोलॉजी ही सही नहीं चुन पाते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन बातों पर ध्यान देना, तवज्जो देना काफ़ी ज़रूरी है। उसको हम लोगों ने क्या बोला कि स्पेशल कंट्रोल लैकिंग, स्पेशल कंट्रोल कंसिडरेशन इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, साइबर फ्रॉड क्या होता है, प्योर साइबर फ्रॉड एंड आपका साइबर इनेबल्ड फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में कुछ आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछा जा सकता है। इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद जो होता है कि आपका रिसेंट ईयर में को बहुत सारे मेजर साइबर अटैक्स हुए थे। तो बहुत सारे अलग अलग एजेंसी ने उस पर क्या क्या बताया, क्या क्या रिपोर्ट दिया, उसके बारे में देखना है। तो साइबर के रिस्पेक्ट में देखना है तो मेजर साइबर अटैक रिपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल में कौन कौन से मेजर साइबर फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद कुछ मेजर टेक्निक टू कमिट साइबर फ्रॉड, कुछ तरीके क्या होते हैं साइबर फ्रॉड को कमिट करने के, क्या क्या तरीके होते हैं साइबर फ्रॉड को आपका कमिट करने के, ठीक है। तो ये साइबर फ्रॉड वाला जो टॉपिक है वो आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट में जाकर दिया हुआ है, लास्ट में जाकर दिया हुआ है। चैप्टर खत्म होने की जब एंडिंग पे आता है तो आखिरी 3 4 5 पन्नों में आपको मिलेगा। तो साइबर फ्रॉड का सबसे पहले आप मीनिंग लिख सकते हो कि आपका जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, साइबर फ्रॉड का मतलब क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनफेयर या फिर अनलॉफुल गेन करना या फिर अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, ठीक है। तो साइबर फ्रॉड का मतलब क्या हो गया, फ्रॉड करने की कोशिश कैसे की जाती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। आपका और फ्रॉड का मतलब क्या हो गया, अनफेयर गेन, ठीक है, या बेनिफिट जो होता है, या फिर दूसरे को परेशान करना, डिस्ट्रप्शन, किसी को डिस्टर्ब करना या फिर करने की कोशिश करना, ठीक है। अटेम्प्ट भी करना हो जाएगा, ठीक है, करना या फिर कोशिश करना, अटेम्प्ट और सक्सीड, वेदर और नॉट, मतलब सक्सीडेड और नॉट, मतलब वो सफलता पाया नहीं पाया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिस्कस मेजर टेक्निक टू कमिट साइबर फ्रॉड, इसमें मीनिंग में आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण अनलॉफुल या अनऑथराइज गेन करने की कोशिश करना या करना, उसको आप क्या बोल सकते हो कि आप उसको बोल सकते हो कि साइबर फ्रॉड कहलाता है। साइबर फ्रॉड के मेजर रीज़न क्या क्या होते हैं, मेजर रीजन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मेजर रीज़न क्या क्या होते हैं, साइबर फ्रॉड क्यों आता है। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाता है, तो इंटरनल कंट्रोल फेलियर। दूसरा कि नए सेट ऑफ रिस्क जो होते हैं वो आते रहते हैं, न्यू सेट ऑफ रिस्क। अब उसके हिसाब से नए नए रिस्क आ रहे हैं और नए नए तरह के जो रिस्क आने की वजह से उस हिसाब का आपके हिसाब से कंट्रोल नहीं लगा पाते हो। जिस हिसाब का रिस्क आता रहता है उस हिसाब का आप कंट्रोल नहीं लगा पाते हो। और तीसरा जो है वो फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो स्मार्ट हो गए, तो स्मार्ट फ्रॉडस्टर्स, फ्रॉड करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपका लूप होल ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। तो मेजर रीज़न होता है इंटरनल कंट्रोल फेलियर, न्यू सेट ऑफ रिस्क जो होते हैं वो आते रहते हैं, कंट्रोल अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं हो पाता है। फ्रॉडस्टर्स लोग जो होते हैं वो काफ़ी अब जो है एडवांस होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स जो होते हैं साइबर फ्रॉड के जो टाइप होते हैं वो आपका फंक्शनैलिटी के बेसिस पर, कितने फंक्शनैलिटी के बेसिस पर टाइप होते हैं, तो उसके बारे में जहाँ तक चर्चा करते हैं। 2 तरह के तरीके का आपका फ्रॉड होता है, एक होता है आपका प्योर साइबर फ्रॉड, ठीक है, प्योर साइबर फ्रॉड, और दूसरा होता है साइबर इनेबल्ड फ्रॉड। साइबर इनेबल्ड फ्रॉड, प्योर साइबर फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि जो फ्रॉड आपका केवल और केवल साइबर वर्ल्ड में हो सके, साइबर वर्ल्ड में, केवल और केवल साइबर वर्ल्ड में हो सके, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, मतलब टेक्नोलॉजिकल जो आपका ये फ्रॉड होता है, टेक्नोलॉजी से किया हुआ फ्रॉड होता है, जैसे कि आपका वेबसाइट हैकिंग, ठीक है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड को के ऑनलाइन कोई चीट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है साइबर वर्ल्ड में होने वाले फ्रॉड, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में वो नहीं हो सकते हैं ऐसे फ्रॉड,
ठीक है। लेकिन एक होता है साइबर इनेबल्ड फ्रॉड, ठीक है। तो ये आपका प्योर साइबर फ्रॉड और दूसरा साइबर इनेबल्ड फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड जो कि फिजिकल वर्ल्ड में भी कमिट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बिना टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए भी और टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हुए, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, साइज, स्केल और लोकेशन, इसमें चेंजेस आ सकता है। तो जैसे कि आपका जो हो गया, बैंक से आपके किसी ने पैसा निकाल लिया, ठीक है, आपका पिन नंबर उसको पता है, या फिर बैंक फिजिकली जाके किसी ने लूट लिया, तो ऐसे जो है फिजिकली लूटना भी हो सकता है और जाके आपका इंटरनेट के थ्रू भी बैंक को लूटा जा सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड बोलते हैं, साइबर इनेबल्ड फ्रॉड बोलते हैं। और एक वर्ड जो होता है, जैसे मान लो कि आपका हैकिंग हो गया, या फिर आपका क्या हो गया कि आपका वेबसाइट जो है किसी ने अनऑथराइज तरीके से वो वेबसाइट को जो होस्टिंग करना जो है वो चालू कर देता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि आपका पासवर्ड को कोई क्रैक करने की कोशिश करता है, तो बहुत सारा पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, हैकिंग हो गया, डेटा डिडलिंग हो गया, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्योर साइबर फ्रॉड कहलाएंगी, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में ही ऐसे ऐसे जो है फ्रॉड हो सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में ही कैसे ऐसे ऐसे करके फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये मेजर टेक्निक्स टू कमिट साइबर फ्रॉड। तो आपका यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे मेजर टेक्निक्स। सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा क्या था, मेजर साइबर फ्रॉड क्या होता है, ठीक है, और प्योर साइबर फ्रॉड और साइबर इनेबल्ड फ्रॉड में क्या डिफरेंस होते हैं, साइबर फ्रॉड क्या होता है और क्या प्योर साइबर फ्रॉड में और साइबर इनेबल्ड फ्रॉड में डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा। तो आप बताओगे कि क्या होता है मीनिंग। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो अनफेयर या अनलॉफुल गेन एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको साइबर फ्रॉड कहा जाता है। मेजर इसके 3 रीज़न होते हैं, इंटरनल कंट्रोल में फेलियर, उसके बाद जो होता है कि नए सेट ऑफ रिस्क के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती है, और फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो आज की डेट में बहुत स्मार्ट हो गए हैं। टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के, फंक्शनैलिटी के आधार पर। अगर टाइप्स की जहाँ तक बात करें, अगर खुदा ना खास्ता टाइप पूछ देता है साइबर फ्रॉड के टाइप, तो आप यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, ठीक है। एक फंक्शनल के बेसिस पर, फंक्शनैलिटी। दूसरा आप बोल सकते हो कि टाइप जो होता है वो मनी इफेक्ट के बेसिस पर, मॉनेटरी इफेक्ट के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन पर्सन के बेसिस पर, पर्सन, ठीक है। फंक्शनैलिटी के बेसिस पर आप लिख सकते हो प्योर साइबर फ्रॉड ये वाला, और साइबर इनेबल्ड फ्रॉड। उसके बाद मनी इफेक्ट के बेसिस पर बोल सकते हो कि एक फ्रॉड होता है जिसमें आपका मॉनेटरी लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस, और दूसरा होता है आपका जो नॉन मॉनेटरी लॉस होता है, ठीक है, नॉन। जैसे कि सिर्फ आपको जो है वो परेशान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सिर्फ परेशान करने के लिए जाता है। जैसे कि वायर टैपिंग हो गया, तो आपकी आवाज़ को केवल सुना जाएगा, ठीक है। या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा मैस्क्यू रीडिंग हो गया, ये थोड़ी देर में हम लोग जानने वाले हैं। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, तो सीधे शब्दों में आप लिख सकते हो कि एक ऐसा फ्रॉड जिस पर आपके पैसे को गबन करने की कोशिश की जाती है, एम्बेजलमेंट करने की कोशिश की जाती है। और दूसरा आपका नॉन मॉनेटरी फॉर्म, मॉनेटरी, इस पर आपके जो है गुडविल पर इम्पैक्ट देने की कोशिश की जाती है, जैसे कि आप कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह, मतलब आपके सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रोक देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। अब टाइप बेस्ड ऑन पर्सन का मतलब क्या हो गया कि इंटरनल पर्सन होता है, मतलब विद इन द एंटिटी। तो कुछ अंदर के एम्प्लॉई लोग ही होते हैं जो कि कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, और कुछ आउटसाइड वाले होते हैं, आउटसाइड वाले। तो हम लोग यहाँ पर आपका जब फिजिकल कंट्रोल देखते रहेंगे, वहाँ पर आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग कैसे आपका इम्पैक्ट डाल देते हैं और कैसे बाहर वाले इम्पैक्ट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई, और बतौर जो होते हैं आजकल ज़्यादातर क्या हो गया है, सिंगल पर्सन ना अटैक करके आपका टीम बनाते हैं ये लोग फ्रॉड वगैरह सब करने के लिए। तो मुख्य रूप से आपको ये लिखना है फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। इतना भी लिख दिया तो आपके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो है वो अलग से थोड़ी सी पादुका की बुक में दी हुई थी, तो मैंने आपको ऐसे करके बता दिया, ठीक है। बाकी ये जो स्टडी मटेरियल में तो मुझे नहीं लगता है कि ये दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर साइबर अटैक रिपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसी इन रिसेंट ईयर्स। बहुत सारे एजेंसीज ने अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं रिसेंट ईयर में, मतलब हाल फिलहाल में ही कुछ मेजर साइबर जो होते हैं वो रिपोर्ट किए गए। उसका मतलब हो, उसमें आपका सबसे पहला होता है फिशिंग। जो फिशिंग आपका जो होता है, फिशिंग का मतलब क्या हो गया कि मतलब आपको नेट्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, लालच दिया जाता है। फिशिंग का मतलब क्या हो गया, मछली पकड़ना, जाल बिछाना, ठीक है। तो वैसे ही जो है आपका
यहाँ पर क्या हो गया, फिशिंग की जाती है। मतलब सपोज दैट आपको आईसीआईसीआई से कॉल आया, आईसीआईसीआई बैंक से, और मान लो कि वो लोग क्या करते हैं 60+ के लोगों को, मतलब सीनियर सिटीजन लोगों को टारगेट करते हैं, 80+ के लोगों को, ठीक है, जिसके अकाउंट में बराबर ट्रांजेक्शन देखते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनल लोग मिले हुए होते हैं किसी ना किसी वर्ल्ड के किसी ना किसी कोने में। नहीं तो ये पता कैसे चलेगा कि ये 60+ वाले सीनियर सिटीजन लोगों का नंबर क्या है, या कुछ तो ऐसा होता होगा गड़बड़, मतलब सिस्टम में कोई ना कोई वीकनेस होती होगी जो एक्सेस कर पाते होंगे। लेकिन फिर भी बैंक वाले आपको क्या बोलते हैं कि अपना OTP किसी को मत देना। हर ट्रांजेक्शन के बाद मैसेज करते हैं, हर जगह पर लिखा हुआ रहता है, जहाँ तहाँ ऐड किया हुआ रहता है, उसके बावजूद भी ये चीज़ होता है। मतलब आपके पास कॉल आता है, बोलता है कि सर आपका ATM जो है एक्सपायर होने वाला है, सर हम आपको उसको रिन्यू करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी बोलता है तो क्या होता है कि वो खुद को आपको ट्रस्टवर्थी, मतलब आपको अपने बोलता है कि मैं कहीं ट्रस्ट करो हम पे, हम सही जगह से बोल रहे हैं। उनके बात करने का स्टाइल से भी आपको लगेगा कि शायद सही बोल रहा है, कि आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बोलता नहीं रहता है। वो आपका वाइटल इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर करवा लेता है, या किसी ना किसी थ्रू जो है वो जान लेता है। इसको मैस्क्यू रीडिंग भी बोलते हैं, मैस्क्यू रीडिंग भी बोलते हैं। मतलब अपने आप को ईमानदार व्यक्ति दिखाना, अपने आप को क्या करते हैं, आपको वो प्रिटेंड करते हैं कि हम ऑथराइज पर्सन हैं, ठीक है, तो उसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आजकल फ्रॉड जो है, आजकल नहीं बहुत दिनों से ये फ्रॉड जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। वो आपके इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP, क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। आपका कुछ पॉपुलर सोशल वेबसाइट या पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन साइट, ऑनलाइन पेमेंट जो प्रोसेसर्स या IT एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी बोल के अपने आप को दिखाता है कि हम जो हैं रियल पर्सन है, अनसस्पेक्टेड नहीं है, और आपका वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर करवाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं फिशिंग। दूसरा आपका जो है, दूसरा होता है नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग तो आपका जैसे मान लो कि एक होता है कि आपके पीसी में जो है आप वायर के थ्रू जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह सब होगा, तो डायरेक्ट जो है पीसी में आप क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, उस वायर को लगा देते हो, तो वो अपना पोर्ट में जो होता है क्या करता है, पोर्ट से अटैच हो जाता है, तो उससे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चालू हो जाता है। वैसे ही करके जो एक फिजिकल पोर्ट होता है जिसको आपने लगाया, एक होता है लॉजिकल पोर्ट, ठीक है। तो अभी अगर मान लो कि आपने जो है कोई भी कनेक्शन लिया हुआ, सपोज दैट जो है डोंगल लगाया आपने, ठीक है, डोंगल लगाया आपने, तो जो उनका सर्वर है जहाँ से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लो कि आपने रिलायंस का डोंगल लगाया, रिलायंस ब्रॉडबैंड का डोंगल लगाया और चालू कर दिया, ठीक है, या एयरटेल 4G का डोंगल लगाया और चालू कर दिया, तो यहाँ से क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वर्चुअली। और वो क्या करता है, उनका जो सर्वर है उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जो एक पोर्ट आपके नाम से एलोकेटेड होता है, जिसको ID पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट रखते हो, तो इसको स्कैन करते हैं। अब इसको स्कैन करते हैं, मतलब लॉजिकल पोर्ट में कहीं पे कोई खुला मिल जाता है तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं किसी सिस्टम से, किसी नेटवर्क से, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग मतलब क्या, कि आपका जो एक्टिव होस्ट होता है, मतलब कोई ऐसा पोर्ट मेरे को मिल जाए एक्टिव होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आपके IP एड्रेस का वर्चुअल IP एड्रेस वो क्रिएट करता है, मतलब नकली IP एड्रेस क्रिएट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, मतलब आपका एक्सेस कर जाता है आपके सिस्टम तक, बाहर से पहुंच जाता है या आपके सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए वो नेटवर्क स्कैनिंग जो होते हैं वैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बना के वैसा यूज़ करते हैं। तीसरा आपका होता है कि वायरस या मैलिशियस कोड, वायरस या फिर मैलिशियस कोड, ठीक है। तो आपका वायरस या मैलिशियस कोड, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा या किसी चीज जीव जंतु का नाम नहीं है, ये एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हो, जो कि आपके सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डिसरिगार्ड कर सकता है, या अदरवाइज किसी तरह आपके सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट कर देता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज जो होता है, जो अटैच होता है, उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है, ठीक है। कोई प्रोग्राम या डाटा को आपका खुद का एग्जीक्यूट करवा के आपके सिस्टम को फेल कर सकता है, ठीक है। आपका जो वायरस जब आता है तो स्टडी मटेरियल में इंट्रोडक्शन करके एक टॉपिक है, उसमें एक बताया गया है आई लव यू वायरस, और दूसरा जो होता है मेलिशा, ठीक है।
तो मेलिसा वायरस अटैक, एक आई लव यू होता है और एक मेलिसा वायरस अटैक होता है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो दंगल में जो है सेमीफाइनल मैच होते रहता है, तो जिस लड़की से मैच होता है उसका नाम क्या था, उसका भी नाम मेलिशा था। ठीक है, तो मेलिशा क्या था कि लेडीज़ का नाम होता है, लेडी का नाम होता है फॉरेन में। ठीक है, कई सारे कंट्री में मलेशिया वगैरह सब नाम होता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया था कि वो अपना मतलब इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपके स्टडी मैटर में लिखा हुआ है, मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति जो था वो क्या करता था, औरत के नाम से उसने लेडी बन के उसने एक मेल लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, दिस हूँ, दैट हूँ। वो क्या होता था, जैसे ही आपने देखा कि भाई कोई मेल देखता है तो भाई जब लड़की का मेल रहेगा, लेडीज़ का मेल रहेगा, तो जल्दी लोग क्लिक करते हैं। जैसे वो क्लिक करते थे कि उसके सिस्टम में जितने लोग थे सबको वही सेम मेल फॉरवर्ड हो जाता था। तो सबको बहुत ये लगता था, और सबके कहीं ना कहीं वो सबके कंप्यूटर में जो है अपना वायरस को फैला रहा था वो व्यक्ति। ठीक है, और इस तरह से जो है जो क्लिक करता था उसके से रिलेटेड सारे लोगों को चला जाता था। बाद में क्या हुआ था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। यूएस की ये घटना है। ठीक है, तो वहाँ पर उसको पुलिस ने बाद में पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि उसका इंटेंशन कोई बुरा नहीं था तो कुछ साल में उसको छोड़ दी गई थी। 10 सालों की उसकी सज़ा हुई थी। उसको मलेशिया वायरस बोलते हैं। उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, बस वो मज़े ले रहा था। एक आपका आई लव यू वायरस की भी सिमिलर कहानी होती है, इसी तरह की कहानी है। ठीक है, आई लव यू डिस्प्ले करने लगता था स्क्रीन पे। तो ये सब एक वायरस होता है। कभी कभी इसका मैलिशियस इंटेंशन होता है और कभी कभी ऐसे काम के लिए वो लोग अपना जो है वायरस बनाते हैं। अब बोलोगे कि वायरस काम के लिए कैसे बनाते हैं, तो वायरस जो होता है वो मान लो कि आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क पे कितने भी सिस्टम कनेक्ट है उसको आप जानना चाहते हो। अब जानना चाहते हो तो क्या करोगे, अब अनिल अंबानी जानना चाहता है कि एट ए टाइम जो है रात के 1 बजे कौन कौन सा सिस्टम कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क से। तो उसके बारे में मान लो, एक एग्जांपल है, इमेजनरी एग्जांपल है, रियल में ऐसा नहीं होता है। मान लो कि वायरस जो होता है खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखता है। वायरस के कई प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मतलब तो रेप्लिकेट करने की मान लो वो वायरस एबिलिटी रखता है। तो वो सारे नेटवर्क पर जितने भी एक्टिव होस्ट हैं, एक्टिव सिस्टम है, उसके पास चला गया और वहाँ पर वो ब्लिंक करने लगा। तो उसको कंप्यूटर पर दिखाई दे गया, अच्छा यहाँ ये कनेक्टेड है। उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उसको पता चल जाएगा। तो ये वायरस जो होते हैं वो हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है, अच्छी चीज़ भी होती है। इसलिए हैकिंग का कोर्स करवाया जाता है। हैकिंग का जो कोर्स करवाया जाता है, अगर आप सिर्फ हैकिंग वर्ड बोलते हो तो इसका मतलब आप इथिकल हैकर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप क्रैकिंग वर्ड बोलते हो तो आप अनइथिकल हैकर के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पहला हम लोगों ने देखा फिशिंग, दूसरा नेटवर्क स्कैनिंग, और तीसरा हम लोगों ने वायरस या फिर मैलिशियस कोड के बारे में हम लोगों ने जाना। वायरस या फिर मैलिशियस कोड के बारे में हम लोग के जाना। तो वायरस क्या होता है, एक बैड कोड होता है या फिर बैड इंस्ट्रक्शन का सेट होता है ताकि किसी सिस्टम या नेटवर्क को एडवर्स इफेक्ट डाल दिया जाए। उसके बाद चौथा आपका होता है स्पैम क्या होता है, सेम मैसेज जो है वो आपको मिलता है और आपके कॉन्टैक्ट्स में सबको मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप ही ने भेजा है, या फिर कोई मतलब स्पैम उसको बोलते हैं। ईमेल वगैरह समय जो आपका आता है कि सेम मैसेज जो ईमेल जो होता है हर एक व्यक्ति को चला जाता है, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग होंगे उसको चला जाता है। ठीक है, तो स्पैम रिपोर्टिंग भी हो जाता है। गूगल वगैरह सब में ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है जो स्पैम को स्कैनिंग करते रहता है और जहाँ पकड़ाता है तो उसको अलग ही फोल्डर में आपको जो है वो रख देता है। उसके बाद एक आता है वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़। वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है कि ये आपका मतलब खुद को क्या दिखाता है, ऑथराइज यूज़र बता के आपके वेबसाइट की होस्टिंग करने लगता है। जैसे CACSvideos.com की मान लो कि एक बार हैक कर लिया था, तो ऐसा होस्टिंग कर रहा था जैसे कि खुद का उनका वेबसाइट हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कोई उसका इंटेंशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है या फिर ऐसे परेशान करने के लिए होता है। तो इसकी वजह से वेबसाइट पर भी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, वेबसाइट पर भी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने वेबसाइट को सिक्योर करवाया था। ठीक है, उस पर भी सोचो सिक्योरिटी लगती है, उसके अलग से पैसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह से जो आपका वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ये मेजर साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो काफ़ी जो है फेमस हुए हैं हाल फिलहाल में आज की दुनिया में। हम लोग बात करते हैं डिस्कस मेजर टेक्निक टू कमिट साइबर फ्रॉड इन ब्रीफ में आपको बताना है कि आपको क्या बोलते हैं, आपको जो कुछ टेक्निक्स के बारे में, ठीक है, कुछ टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर एक बार और चर्चा हम लोग कुछ चीज़ें की कर लेते हैं। जैसे कि मैंने और भी कुछ बातें आप लिख सकते हो, इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जाम में आएगा तो आप कुछ ही पॉइंट को डिस्कस करोगे। फिशिंग के बारे में जैसे आपने बता दिया, नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में बता दिया, स्कैनिंग। उसके बाद तीसरा आपका होता है वायरस के बारे में आपने बता दिया, वायरस के बारे में। चौथा आपने स्पैम के बारे में बता दिया, स्पैम के बारे में बता दिया। पाँचवा आपने वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बता दिया, वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़।